Hello class, myself दर्शन सर केमिस्ट्री एक्सपर्ट। वेलकम टू गुड सेट 2020। बेटा आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10 हेलो अल्केन हेलो अरेन की शुरुआत करेंगे। बेटा ये वीडियो के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 10 इयर्स में गुड सेट की एग्जाम में जो एमसीक्यू आ गए हैं, पूछ लिए हैं, उसका डिस्कशन ये वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर MCQ number 1, how many number of possible stereoisomer are there of 2, 3, 4 ट्राइक्लोरोपेंटेनोइक एसिड? ओके, यानी आपको पूछा है बेटा 2, 3, 4 ट्राइक्लोरोपेंटेनोइक एसिड के अंदर कितने पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स है। तो बेटा ऐसे एमसीक्यू में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो ये जो नाम दिया है, ये नाम पर से आप स्ट्रक्चर लिखो कि 2, 3, 4 ट्राइक्लोरोपेंटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, स्ट्रक्चर लिखने के बाद उसके अंदर फाइंड आउट करो कि हाउ मेनी स्टीरियो कार्बन आर देयर। स्टीरियो कार्बन का तो मीनिंग पता है ना बेटा आपको, कि ऐसे कार्बन जिसके चारों चार फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, इसको स्टीरियो कार्बन। तो स्टीरियो कार्बन फाइंड आउट करो और जितने स्टीरियो कार्बन है उसको 2 आपके पास एक शॉर्ट फॉर्मूला है 2 n। तो जितने भी स्टीरियो कार्बन है उसको n के प्लेस पर रखो। ओके, एंड दैट इज योर आंसर। तो बेटा अगर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो 2, 3, 4 ट्राइक्लोरोपेंटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आता है। तो ये जो 3 कार्बन है 1, 2 एंड 3, दिस थ्री कार्बन आर द स्टीरियो कार्बन। ओके, और इसीलिए या तो कायरल सेंटर कहेंगे या कायरल कार्बन कहेंगे। ओके, तो यहाँ 3 कार्बन है तो उसको फॉर्मूला में रखते हैं 2n, n के प्लेस पर रखेंगे 3, तो हमारा आंसर आएगा 8। सो 3 देर आर 8 possible stereoisomer for the 2, 3, 4 trichloropentanoic acid. Okay, so now second number का MCQ, which of is not a Sandmeyer reagent? Okay, इसमें से कौन सा Sandmeyer reagent नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है Cu2Cl2 प्लस HCl, ये होता है बेटा, ये भी है Cu2Br2 प्लस HBr, ये भी पॉसिबल है। आपको पता होना चाहिए कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर साइनाइड, ये तीन केस अवेलेबल है सैंडमेयर रिएजेंट के अंदर। बट अगर हमें आयोडोबेंजीन ऑब्टेन करना है बेटा, आपको याद है थियरी, अगर आपको आयोडोबेंजीन ऑब्टेन करना है तो वहाँ क्यूप्रस हैलाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना क्यूप्रस हैलाइड ही हमारा पोटेशियम आयोडाइड अगर यूज़ करते हैं तो हमें हमारा आयोडोबेंजीन मिल जाता है। ओके, तो वहाँ ये सैंडमेयर रिएजेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है, ये डी वाला ऑप्शन, दैट इज़ नॉट अ सैंडमेयर रिएजेंट, यानी आयोडोबेंजीन ऑब्टेन करने में हमें Cu2 यूज़ नहीं करना पड़ता। तो ये सैंडमेयर रिएजेंट नहीं है, बाकी के 3 है। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब तीसरा एमसीक्यू देखेंगे, विच वन इज द स्वार्ट्स रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। तो हमें स्वार्ट्स रिएक्शन का पता होना चाहिए बेटा कि उसके अंदर मेटालिक फ्लोराइड एज ए रिएजेंट यूज होता है। तो कौन सी रिएक्शन में मेटालिक फ्लोराइड है? सी वाले ऑप्शन में। बहुत ईजी एमसीक्यू है बेटा, ये गुस्सेट में पूछा हुआ एमसीक्यू है। ओके, सो आंसर इज सी। ओके, अब फोर्थ नंबर का एमसीक्यू देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, SN2 रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी झूठा है, रॉन्ग है? ओके, देखते हैं। इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये तो राइट है। इन SN2 रिएक्शन द सबस्ट्रेट डज नॉट अंडरगो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, ये भी राइट है। द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये तो रॉन्ग है बेटा। कि SN2 का मतलब ही होता है कि भाई ये सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सो आवर आंसर इज सी। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ MCQ नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइलिक हैलाइड। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि अलाइलिक हैलाइड क्या है। सो हियर कि हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अगर वो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, तो ऐसे हैलाइड को बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। ओके, और ये वाला जो कार्बन है बेटा, इसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। ओके, तो आपको पहली बात पता चली। अब आपको करना क्या है, तो चारों चार के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नोमेनक्लेचर अगर आपको आता है तो आप इजीली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये जो डी वाला ऑप्शन है उसके अंदर आप देखोगे हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है। ओके, हेलोजन के साथ जो कार्बन, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, बाद में डबल बॉन्ड वाला कार्बन। ओके, सो दिस इज आवर आंसर, डी इज द राइट आंसर। नाउ MCQ नंबर 6, ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन है उसके अंदर, बट बहुत ईजी है। 50% ऑफ द रिएजेंट इज यूज फॉर द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ
6.45 ग्राम CH3Cl2 CH3CH2Cl, इट्स अ क्लोरोइथेन, तो इथाइल क्लोराइड। व्हाट विल बी द वेट ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन। और यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया है, तो हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन का मोलिकुलर मास दिया हुआ है। ओके, अब करना क्या है बेटा, तो समझो यहाँ हमें क्या करना है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करना है। किसका करना है, CH3CH2Cl का। ओके, यानी ये इथाइल क्लोराइड का डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करेंगे बेटा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से दूर हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो हमें मिलता है इथीन। ओके, इट्स अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो हमें इथीन मिलता है। अब ऐसा बताया है कि जब ये इथीन मिलता है उस टाइम पर ये जो 6.45 ग्राम CH3CH2Cl है उसका 50% यूज होता है। कितना, ओनली 50%। ओके, तो सबसे पहले तो 50% कितना होता है, CH3CH2Cl का 50% यानी 3.225 ग्राम। ओके, मैं रिएक्शन लिखता हूँ। ये अगर हम डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करते हैं, मैंने रिएक्शन कंडीशन नहीं लिखी बेटा, डायरेक्ट रिएक्शन लिखा हुआ है, तो हमें इथीन मोलिक्यूल मिलेगा। ओके, अब जैसे स्टोक्योमेट्री के सम सॉल्व करते हैं उसी तरह से ये करना है बेटा। अब यहाँ ग्राम दिया है तो मैं क्या करूँगा, ये जो रिएजेंट है हमारा, ये रिएजेंट का मोलिकुलर मास फाइंड आउट करूँगा फ्रॉम द गिवन डेटा। अगर गिवन डेटा पर हम मोलिकुलर मास फाइंड आउट करते हैं तो आता है 64.5 ग्राम और इथिन मोलिक्यूल का आता है 28 ग्राम। ओके, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमें स्टेप रखना है कि भाई जब 64.5 ग्राम यूटिलाइज करते हैं तो 28 ग्राम मिलता है, तो 3.225 ग्राम करते हैं तो कितना मिलेगा। ओके, क्यों 3.225 ग्राम लिया है, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है कि भाई 50% है, इसके प्लेस पर 60% बोले, 80% बोले, तो आपको परसेंटेज निकाल देना है। अब कैलकुलेशन करोगे बेटा तो आपका आंसर आएगा 1.4 ग्राम। ओके, सो दिस इज योर आंसर बी। ओके, 1.4 ग्राम। अब आगे जाते हैं, MCQ नंबर 7, नेम द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन का नाम देना है। ये रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, इट इज़ अ फिंकलस्टीन रिएक्शन। बहुत इजी है बेटा, आप देखोगे यहाँ हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। ओके, इट इज़ अ फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर आपने थियोरी पढ़ी हुई है तो आपको सारे MCQ इजी लगेंगे, सारे MCQ थियोरी में से ही पूछे हुए हैं। सिमिलर वे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शोज द आर कन्फिग्रेशन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, तो आप कैसे कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करोगे। कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको नंबरिंग करना पड़ता है, यानी जो कायरल कार्बन के साथ जो 4 फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए हैं उसके अंदर नंबरिंग करना है। नंबरिंग किस कौन से बेस पर करोगे बेटा, तो नंबरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो सबसे पहला आइटम होता है, सबसे पहला आइटम, यानी यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन है, उसका मोलिकुलर मास लेने का, जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है उसका नंबर पहला आता है। तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा, OCH3 का, यानी ऑक्सीजन का 16 आता है मास। ओके, एटॉमिक मास, तो यहाँ लिखेंगे 1, देन इट इज़ अ 2, देन 3 एंड दिस वन इज़ अ 4। ओके, तो नंबरिंग यहाँ रहेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4, इस तरह से नंबर आता है। अब नोमेनक्लेचर कैसे डिसाइड करोगे, कौन सा कन्फिग्रेशन है, आर कन्फिग्रेशन या एस कन्फिग्रेशन। तो ये सीरीज भी आपको हेल्पफुल हो सकती है। ये सीरीज के अंदर जो पहला उसको पहला नंबर दिया जा सकता है। ओके, इसकी बेसिस पर भी हम अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के बाद आपको देखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज हो रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखोगे दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4। तो ये अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज हुआ स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर दैट मीन्स इट इज आर कन्फिग्रेशन। ये ए वाला ऑप्शन है तो आर कन्फिग्रेशन है। दिस इज अवर आंसर। अब बाकी के आंसर भी इसी तरह चेक कर सकते हो। तो जो आपका आर कन्फिग्रेशन है वो वाला स्ट्रक्चर राइट कहलाएगा। सो दिस वन इज अ आर कन्फिग्रेशन। ओके, अब MCQ नंबर 9, विच स्टेटमेंट इज इम्प्रॉपर फॉर द टेट्राक्लोरोमीथेन। कौन सा स्टेटमेंट इम्प्रॉपर है टेट्राक्लोरोमीथेन के लिए। सो व्हेन इट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ स्किन रेड रैशेस आर फॉर्म, ये तो सही है। ओके, आपको इम्प्रॉपर यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ये सही है बेटा कि टेट्राक्लोरोमीथेन ना, ये टेट्राक्लोरोमीथेन से तो शायद किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी ये सही नहीं है। ओके, दूसरा वाला आप चेक कर सकते हो, एट हाई टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विद द वाटर from phosgene, yes this is right. It is used for the extinguisher for the fire in the substance like oil and petrol, ये भी right है। It is insoluble in water and give fragrance, ये भी right है। तो improper कौन सा हुआ, ए वाला हमारा improper है। ओके, नाउ 10 नंबर का MCQ देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ CH3 thrice CONA which with dash reagent is most easy। ओके, तो इसके अंदर रिएजेंट आएगा हमारा, कौन सा आएगा रिएजेंट, बी वाला रिएजेंट आएगा, CH3CH2Br, यहाँ CH3CH2Br आएगा बेटा। ओके,
क्योंकि ये जो SN2 रिएक्शन है वो इजीली लेता है, इसीलिए। ओके, अब MCQ नंबर 11 की ओर जाते हैं। द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ विच रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। बहुत ईजी है बेटा, कौन सा एनेस्थेटिक के तौर पर यूज होता है। यहाँ आपको बोला है कि कौन सी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, यानी चार में से कौन सी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोडक्ट एनेस्थेटिक के तौर पर यूज होती है। ओके, हमारा सीधा ध्यान जाता है क्लोरोफॉर्म के ऊपर, इसलिए लिखते हैं बी। बट ऐसा नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट पूछी हुई है तो जब क्लोरल की रिएक्शन CaOH ट्वाइस के साथ होती है तो मिलता है क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3। ओके, एंड दैट इज वाई ए इज द राइट आंसर। आपको पूछा है कौन सी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, यानी ये चार में से कौन सी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलती है उसका यूज एज एनेस्थेटिक होता है, तो प्रोडक्ट पूछा है तो आपका आंसर आएगा ए। जल्दी जल्दी में बी लिख दोगे तो आंसर रॉन्ग पड़ सकता है। ओके, 12 number, which of the following compound give only one monochloro product on its chlorination in the presence of sunlight? So reason is neopentane. क्यों neopentane? Because it will give same product because all the hydrogen are primary hydrogen. Why? क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो ये कार्बन के साथ जितने भी कार्बन जुड़े हुए हैं क्वाटर्नरी कार्बन के साथ, ओके, ये कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन है सारे प्राइमरी कार्बन है, इसलिए हमें नियोपेंटेन जो मिलेगा, ये नियोपेंटेन गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इन द क्लोरीनेशन। अब आगे देखते हैं 13 नंबर का MCQ, विच इज द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द फॉस्फोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। इसके अंदर आपको डायजोनियम क्लोराइड का यूज, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का यूज करना पड़ेगा। आंसर है बेंजीन, बट कैसे? तो दिस इज अवर रिएक्शन, इट इज अ H2PO2, इट इज अ हाइपोफॉस्फरस एसिड, या उसको हम फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, हमें यहाँ मिलता क्या है? बेंजीन मिलता है प्लस N2 एंड H3PO3 मिलता है। इट इज अ फॉस्फोरिक एसिड, ये हमारा ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, फॉस्फोरस एसिड एंड बेंजीन। तो अवर आंसर इज बेंजीन, हमें बेंजीन मिलता है। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये आपको एक 7 रिएक्शन दी हुई है कि डायजोनियम सॉल्ट के साथ कौन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, ये भी यहाँ मैंने आपको समझाया हुआ है। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब CuCl के साथ करेंगे अराइल क्लोराइड मिलता है, CuBr के साथ अराइल ब्रोमाइड, ये भी पता है। CuCN के साथ करोगे अराइल साइनाइड, सिमिलर वे Ki के साथ करोगे, ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है बेटा, ये तीनों तीन सैंडमेयर कहलाएगी। ओके, अराइल आयोडाइड मिलेगा। सिमिलर वे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो फिनॉल मिलता है। एंड HbF4 के साथ करते हो तो अराइल फ्लोराइड मिलेगा। ओके, एंड अगर हम H2PO2 यानी फॉस्फोनिक एसिड के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो उसका रिडक्शन होगा, हमें क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाता है। तो ये 7 रिएक्शन आपको याद रखनी है, बहुत यूजफुल रिएक्शन है बेटा ये। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के MCQ में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। ओके, अब आंसर इज बी, बट हाउ इट अराइज, कैसे आता है ये आंसर? तो आपको याद रखना है कि भाई ग्रेटर द pK वैल्यू ग्रेटर इज द बेसिसिटी, कि pK वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। तो pK वैल्यू पर से आप डिसाइड कर सकते हो कि विच कंपाउंड इज मोर बेसिक। ओके, ये भी आपको याद रखना है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑरेंज एजोडाई इज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। ओके, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना है तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ऑरेंज एजोडाई का, जो आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादातर आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा हुआ है। ओके, और आपकी टेक्स्ट बुक में भी है एजोडाई। तो दिस इज अवर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर के बेस पर अगर हम काउंट करते हैं तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड तो आपको पता चलेगा 26 sigma bond and 7 pi bond are there. Okay, so this is the answer. Now 16 number का MCQ, 1,2 डाइक्लोरोइथेन इज विच टाइप ऑफ हेलाइड, ये कौन सा हेलाइड है? अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन का तो पता चलेगा बेटा ये जेमिनल या विसिनल है। ओके, तो पता चल जाएगा इट इज़ अ विसिनल हेलाइड। क्यों विसिनल हेलाइड? क्योंकि दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर है, दैट्स व्हाई इट्स अ विसिनल हेलाइड। ओके, तो आगे के दो ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे पता चलेगा, बहुत ईजी है ये तो। 17 नंबर का MCQ, पोलरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन ऑफ कंपाउंड, यानी पोलरीमीटर का यूज क्यों होता है? तो DL एंड कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, कि मेरा कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है लीवो रोटेटरी, ये फाइंड आउट करना हो तो हम पोलरीमीटर का यूज़ करते हैं। ओके, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट वाला जो टॉपिक है, यही टॉपिक के अंदर पहले ही पैराग्राफ के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है।
18 नंबर का एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड आर एक्सटिंग्यूशर, एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड, एनेस्थेटिक रिस्पेक्टिवली। तो अगर ये आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको आने चाहिए पॉलीहेलोजन कंपाउंड। ओके, अगर सारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है तो आप ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। CCl4 उसका यूज एक्सटिंग्यूशर होता है, CHI3, ओके, ट्राईआयोडोमीथेन उसका यूज कहाँ होता है, एज एन एंटीसेप्टिक। ओके, देन इंसेक्टिसाइड तो DDT होता है, एनेस्थेटिक तो क्लोरोफॉर्म, ये आंसर हमें पता है। ओके, सो दिस इज वेरी इजी, बट इसके लिए पॉलीहेलोजन कंपाउंड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक पाई बॉन्ड है। ओके, एंड लास्ट वन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजिनेटेड कार्बन पजेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन से केस में हेलोजिनेटेड यानी हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बेटा। तो यहाँ ध्यान रखो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो डबली बॉन्डेड कार्बन है, दैट्स व्हाई इट्स sp2। यहाँ पर भी हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर भी बेटा आप देखोगे एलिफेटिक चेन है। ओके, इसके अंदर हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो sp2 वाला कार्बन डबली बॉन्डेड है, दैट्स व्हाई इट्स sp2। बट ये केस के अंदर देखोगे तो हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, तो अवर आंसर इज डी। तो बेटा ये लास्ट 10 ईयर्स के MCQ है जो गुस्सेट की एग्जाम में चैप्टर 10 में से आए हैं। ओके, तो और भी हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।